Good morning students, welcome you all. I am निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। बच्चों हम लोग अपना इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कोई भी एसेट जो हमारे पास है हम उसकी कॉस्ट किस तरह डिटरमाइन करते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम किसे लेते हैं, किसी भी संपत्ति की प्राप्ति की लागत किसे मानते हैं। इसमें हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी थी। हमने सेक्शन 49(1) पढ़ा। हमने पढ़ा कि किसी भी एसेट को आपने परचेस किया है तो उस पर जो भी आपने उसको कैपिटलाइज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो सब उसमें ऐड होते हैं, ठीक है। देन इसी सीरीज़ में मैंने आपसे कहा था कि इसमें मैक्सिमम प्रोविजन हम स्टडी कर चुके हैं। इसमें बच्चों एक प्रोविज़न और है। देखिए क्या प्रोविज़न है, अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट यानी कि व्यावसायिक प्रन्यास की इकाइयाँ है ना, समता अंश समता उन्मुखी कोष की इकाइयाँ या फिर व्यावसायिक प्रन्यास की इकाइयाँ, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स, अगर आप इनको 1 फरवरी 2018 से पहले परचेस करते हैं, कब परचेस करते हैं 1 फरवरी 2018 से पहले परचेस करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हमारा हेड था जो चल रहा था। इसमें हम एक प्रोविजन ले रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट यानी व्यावसायिक प्रन्यास, है ना। इफ परचेज्ड बिफोर 1 फरवरी 2018। सेक्शन 112 में ये जो भी एसेट्स कही गई हैं, अगर आप इन्हें 1 फरवरी 2018 से पहले परचेस कर लेते हैं तो फिर, और ये आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए रही हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि मोर देन 12 मंथ्स आपके पास रही हैं, 12 माह से ज़्यादा अवधि के लिए अगर ये आपके पास रही हैं तो फिर उस कंडीशन में हम 2 पॉइंट्स लेंगे। इन दोनों में से ज़्यादा वाला जो अमाउंट होगा वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर की जाएगी। कौन सी कॉस्ट ऑफ होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? सबसे पहला तो इसके लिए जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंस किया है या जो भी इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी है, ठीक है, या तो आप वो लेंगे या फिर फेयर मार्केट वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन, विच इज लेस। या फिर सेकेंड पॉइंट में हम क्या लेंगे बच्चों, या तो हम अपना एक्चुअल एक्सपेंसेस या फिर एक्चुअल कॉस्ट ही लिख दीजिए इसको, एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो वास्तविक लागत है वो, या फिर उसका फेयर मार्केट वैल्यू उचित बाजार मूल्य और उसका विक्रय प्रतिफल सेल्स कंसिडरेशन। आपको उसको ट्रांसफर से जो कुछ भी मिला है इन दोनों में से जो भी कम होगा वो इस पॉइंट में होगा, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट और दिस, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, ठीक है। 1 और 2 विच एवर इज हाई, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसी को हम इन संपत्तियों की प्राप्ति की लागत मान लेंगे। तो सबसे पहली बात तो हो गई किस किस के लिए, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स यानी समतांश समता उन्मुखी कोष की इकाइयाँ, और तीसरा यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट व्यावसायिक प्रन्यास की इकाइयाँ। इन तीनों की हम बात कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, अगर आपने इन्हें 1 फरवरी 2018 से पहले परचेस किया है तो ही हम इनकी बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 फरवरी 2018 से पहले आपने इन्हें परचेस किया है तो उस कंडीशन में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इनको प्राप्ति की लागत किसे मानेंगे, या तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो आपने उसके लिए पे की है, या फिर आपका FMV और सेल्स कंसिडरेशन उचित बाजार मूल्य या विक्रय प्रतिफल, दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है, वो, या एक्चुअल कॉस्ट, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो तो इस सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। फिर फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। इसमें 2 चीज़ें और हैं क्या,
अगर आपको ये सेक्शन 49(1) के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हुई है, सेक्शन 49(1) हमने पढ़ा था, आपको कोई भी भेंट, वसीयत, कोई भी गिफ्ट मिला है, सक्सेशन है, ठीक है, कोई भी फर्म वाइंड अप हो रही थी, उसमें आपको कोई भी एसेट मिली है, HUF डिवाइड हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उससे आपको कोई एसेट मिली है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इनमें से अगर किसी भी कंडीशन में आपको एसेट मिली है, इनमें से कोई भी, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप प्रीवियस ओनर, आपको क्योंकि किसी दूसरे ओनर से मिली है, आपने तो परचेज ही नहीं किया उसे, तो आपका जो प्रीवियस ओनर है, पूर्व मालिक, उससे उस संपत्ति को उसने जितने पर भी खरीदा था, मतलब उसका परचेज प्राइस था, उसी को आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हैं। पूर्व मालिक का जो भी क्रय प्रतिफल था, क्रय मूल्य था, उसे ही आप उस संपत्ति की प्राप्ति की लागत मान सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में, अगर आपको सेक्शन 49(1) में ये एसेट ट्रांसफ़र हुई है, तो फिर उस कंडीशन में आप अपने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज्यूम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये प्रोविज़न एप्लीकेबल करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। एक प्रोविज़न और है, अगर आपने ये एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले ही परचेस कर ली है, तो फिर उस कंडीशन में आप 1 अप्रैल 2001 का जो भी इस एसेट का मार्केट वैल्यू है, उसे यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2001, मैंने आपसे बात की थी पिछले लेक्चर में भी, एक बेंचमार्क हमने बना दिया है, तो उस दिन का जो भी मार्केट वैल्यू था, उसी को आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि प्राप्ति की लागत मान सकते हैं, है ना। अदरवाइज कंडीशंस में ये है ही। और मैंने बात की है 1 फरवरी 2018, तो यहाँ जब मैं फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रही हूँ, तो ये किस दिन होगा, 31 जनवरी 2018 को जो भी इसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा, वही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया, ये प्रोविज़न थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारा संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत आ गई। तो देखिए, हमने जब ये सीखा था कि हम किस तरह से अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे, तो हमने सबसे पहले बात की थी सेल्स कंसिडरेशन की, सेल्स कंसिडरेशन क्वेश्चन में मेंशन है। देन हमने बात की थी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस की, वो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन किए हैं। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हमने देख लिया, ये पूरा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, इसको इंक्लूड करके कि किस तरह से हम किसी भी एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिसाइड करते हैं, उसकी प्राप्ति की लागत कितनी मानी जाएगी, है ना। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसी के साथ था, हमने लेस किया था। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार की लागत। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो बच्चों देखिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार की लागत, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सुधार की लागत। अब देखिए, कॉमन सी बात है कि जब हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात भी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की करते हैं, रेवेन्यू की बात अभी तक हमने की नहीं है। तो अगर आप किसी भी एसेट को, आपके पास अगर कोई भी एसेट है और आप उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, कोई भी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उसमें सुधार के लिए आप कोई भी खर्चा करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसकी भी छूट कॉस्ट के साथ दी जाती है। तभी हमने वहाँ पर लिखा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है बच्चों, अगर आपको ये एसेट 1 अप्रैल 2001 में के पहले रिसीव हुई है या 1 अप्रैल 2001 के बाद रिसीव हुई है, कभी भी मिली हो, लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, तो उसकी कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं दी जाती, उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि 2001 को हमने बेंचमार्क माना है। तो उसके पहले अगर आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया है, तो उसे हम यहाँ पर डिडक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में, सबसे पहला, इफ़ these expenses occurred before 1 April 2001, then if these expenses occurred before 1 April 2001, then these are not deducted with कॉस्ट, हम इन्हें कॉस्ट के साथ माइनस नहीं करेंगे, है ना, इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हिंदी में वैसे लिखते हैं ध्यान नहीं देंगे इस पर, जस्ट बिकॉज
क्योंकि हमें इसकी कोई छूट ही नहीं देनी। कब? जबकि ये 1 अप्रैल 2001 से पहले किए गए हैं। क्लियर? अब आपने अगर ये असेट, आपको कोई भी असेट है प्रीवियस ओनर से मिली है सेक्शन 49(1) के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो प्रीवियस ओनर ने अगर इसके इम्प्रूवमेंट पे कोई भी खर्चा किया है, अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, तो ये छूट हमें किसी को भी नहीं देनी। लेकिन अगर उसने ये खर्चा 1 अप्रैल 2001 के बाद किया है, तो फिर हम उसे कंसिडर करेंगे और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की छूट यहाँ पर देंगे, इसे डिडक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने ये सेट 1 अप्रैल 2001 के बाद आपको मिली है ना, और आपने इस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा किया है, तो उस कंडीशन में उस पर जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसको हम डिडक्ट करेंगे, है ना, कॉस्ट के साथ ही उसे सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस कर दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे प्रीवियस ओनर ने किया है चाहे आपने किया है, अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी खर्च किया है और ये खर्च 1 अप्रैल 2001 के बाद किया है, तो आपको इसकी छूट दे दी जाएगी। लेकिन अगर इसके पहले किया है तो इसकी कोई छूट नहीं दी जाएगी। क्लियर? ये आपको डेट स्पेशली ध्यान रखनी है, कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज़, आपने अगर कोई भी गुडविल ख्याति के लिए, ठीक है, फिर अगर आपने किसी भी वस्तु के उत्पादन, निर्माण और प्रविधियन यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोसेसिंग के कोई भी राइट्स आपके पास हैं, है ना, या फिर किसी भी बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए आपके पास कोई भी लाइसेंस है, कोई भी राइट्स हैं, और इन पर आपने कोई इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया है, तो फिर उसे यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है। गुडविल के लिए, किसी भी बिज़नेस के राइट्स हैं अगर आपके पास, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेसिंग के राइट्स हैं आपके पास, तो या फिर किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए आपके पास कोई राइट्स हैं, है ना, तो उस कंडीशन में इन सब की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्लियर? लेकिन इसमें एक बात और आती है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ी थी, अगर आपने अपने ब्रांड नेम के लिए, रूट परमिट के लिए, टेनेंसी राइट्स, ट्रेडमार्क, इन पर अगर आपने कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दी है, तो आपने इन पर जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है ना, उतने की ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मानी जाएगी, उनकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़ीरो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। ये हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का फंडा है बेसिकली। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगला हमारा हेडिंग आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखिए, हमने लेस किया था कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये दोनों हमने देख लिया। हमने फिर बात की थी कि शॉर्ट टर्म में तो हमने सिंपल कॉस्ट लेस की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने क्या किया था? उसको इंडेक्स कर दिया था। तो अब हमें अगले स्टेप में सीखना है कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। हाँ, तो देखिए बच्चों, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी प्राप्त करने की निर्देशित लागत। बच्चों देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी, इंडेक्स कॉस्ट का क्या मतलब है। इंडेक्स का मतलब ये है, हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट हर ईयर का एक इंडेक्स नंबर CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है। CII मीन्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। हिंदी में इसे बोला जाता है लागत प्रसार सूचकांक। इसका क्या मतलब है? लागत प्रसार सूचकांक। देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारा जो मुद्रा है, यानी हमारी जो मनी है, उसकी परचेसिंग पावर कम होती चली जाती है ना। हमारी जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति कम होती चली जाती है, तो परचेसिंग पावर डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है। अब आपने अगर कोई भी ज़मीन है, सपोज़ कीजिए 10 साल पहले 10 लाख रुपए में ली थी, तो आज 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख की थोड़ी ना रह जाएगी। अगर उस डिपेंड करता है उस एरिया पर, उस लोकेशन पर, ठीक है, हो सकता है आज उसका रेट बढ़कर 50 लाख हो गया हो। अब मैंने उसको सपोज़ कीजिए बेचा, अब मैंने उसको 60 लाख रुपए में बेच दिया। अब यहाँ हम अगर देखें कि हम उसे सेल तो 60 लाख रुपीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, मैंने उसे परचेज़ किया था 10 लाख रुपीज़ में, लेकिन उस समय के 10 लाख को अगर मैं आज के इससे कंपेयर करूँ तो उस समय के 10 लाख आज के 10 लाख के बराबर नहीं है। आज मैं 10 लाख रुपीज़ में उस प्लॉट को नहीं खरीद सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा
और उस समय की कॉस्ट को आज के लेवल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, आज के लेवल पर लाना पड़ेगा और उसके लिए हम CII का यूज़ करते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी लागत को निर्देशित केवल हम ये लॉन्ग टर्म में करते हैं, शॉर्ट टर्म में हमें इसका यूज़ नहीं करना है। तो निर्देशित लागत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की निर्देशित लागत बराबर होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने उसको जितने बार भी प्राप्त किया, अभी हमने डिसाइड कर लिया, अगर आपको सेक्शन 49(1) में मिली है तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल आपने परचेस किया है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, और कई सारी जो भी कंडीशंस थी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। ईयर ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया, बेचने वाले वर्ष में जिस साल आपने उसका विनिमय किया है ना, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, हस्तांतरण कर दिया उस साल, यानी हमारा अभी वाला उसी साल हमारा कैपिटल गेन अराइज होता है। हमने अपने पहले फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। तो अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2019-20, तो उस 2019-20 में ही हम इसे सेल करेंगे और इसी पर टैक्स लगाएंगे। तो आपको इस 1920 के लिए हमेशा 1920 का CII लेना है जो कि 289 है, ठीक है। तो CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, जिस भी साल में उसको ट्रांसफ़र किया गया है, और अगर इससे पहले की कोई ट्रांजैक्शन है तो जिस भी ईयर में से ट्रांसफ़र किया गया था, अपॉन CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी कि क्रय वाले वर्ष का लागत प्रसार सूचकांक। हमेशा बच्चों ये सेट है, जब भी आपको उसको कॉस्ट को इंडेक्स करना है तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र वाले ईयर से अपॉन ईयर ऑफ परचेज, बेचने वाला वर्ष अपॉन खरीदने वाला वर्ष, ठीक है। हमेशा नीचे ईयर ऑफ परचेज आएगा। लेकिन अगर आपने इसे खरीदा नहीं है, आपको ये ऐसे ट्रांसफ़र हुई है, जैसे कि सेक्शन 49(1) में आपको गिफ्ट में मिल गई है ना, या फिर सक्सेशन में मिली है, इनहेरिटेंस में मिली है, उत्तराधिकार में मिल गई, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपके जो प्रीवियस ओनर ने जिस पहली बार जब उस असेट को प्राप्त किया था, फर्स्ट टाइम, ठीक है, असेट वाज हेल्ड बाय प्रीवियस ओनर, जिस ईयर में प्रीवियस ओनर ने पहली बार उस असेट को प्राप्त किया था, हेल्ड किया था, उस ईयर का CII ले लेंगे। यानी कि एक तरह से वही उसका खरीदने का वर्ष हो गया और वही आपके लिए होगा, क्योंकि इस कंडीशन में आप कॉस्ट भी तो प्रीवियस ओनर की ही लेते हैं, तो फिर ईयर ऑफ परचेस का जो CII है वो भी आप प्रीवियस ओनर का ही लेंगे, है ना। तो मैंने और करके लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, हमें फॉर्मूले नहीं बढ़ाने हैं, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऊपर हमेशा ईयर ऑफ ट्रांसफ़र आएगा और नीचे ईयर ऑफ परचेज। और अब जिस ईयर में प्रीवियस ओनर ने आपको ट्रांसफ़र किया ना, उससे हमें मतलब नहीं है, जिस ईयर में उसने पहली बार इसे प्राप्त किया था, एक्वायर किया था, उस ईयर का CII आएगा। ओके, तो CII of the year in which the asset is first held by previous owner। पूर्व मालिक ने पहली बार जब भी इसे प्राप्त किया था, प्रीवियस ओनर ने पहली बार जब भी एसेट हेल्ड की थी, ठीक है, उस ईयर का इसमें CII आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना। और अगर आप 1920 की बात कर रहे हैं, इस ईयर के लिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं, तो इस ईयर का, क्योंकि इसी साल हम इस पर टैक्स लगाएंगे, तो हमेशा CII कितना आ जाएगा। इसकी पूरी लिस्ट है, जो भी हमारे इंडेक्स नंबर्स हैं उनकी पूरी एक लिस्ट है। इसमें आपको सबसे पहले हमने बेस ईयर लिया है 2001, तो हमेशा बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 एज्यूम किया जाता है। फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं इंडेक्स नंबर, तो बेस ईयर के लिए हमेशा हमारा इंडेक्स नंबर 100 ही रहेगा। देन उसके बाद ग्रेजुअली आप चलते चले जाते हैं, और अब आप लास्ट में 2018-19 एंड 2019-20 तक आ जाएंगे, ठीक है। 280 एंड 289, ये तीन आपको ज़रूर से लर्न होने चाहिए कि 2001 का 100 है, 2019-20 हमारा जो अभी प्रीवियस ईयर है उसका 289 है, और अगर हम इससे पिछले वाले की बात करें तो उसका 280 होगा। ये तीन तो आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए।
हमारा बेस ईयर उसका 100 होना ही है, हमारा प्रीवियस ईयर है उसका 289, तो यहाँ 289 ही आएगा इस साल आपके लिए। और नीचे ईयर ऑफ परचेज आपको दिया हुआ रहता है इसका इंडेक्स CII, और आपको पिछले साल का भी लर्न होना चाहिए, तो ईजी सा है 280 एंड 289। ये देखिए ये इसकी पूरी लिस्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि 2001 से लेकर 2020 तक के सारे इंडेक्स नंबर जिसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा, क्लियर हो गई है ना। आपको मेनली ये 3 इंडेक्स नंबर्स लर्न करने हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और देखिए, अगर आपने ये एसेट 1 अप्रैल 2001 से भी पहले खरीद ली थी तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने इस एसेट को खरीद लिया था तो हम 1 अप्रैल 2001 का जो CII है यानी कि 100, उसी को हम नीचे ईयर ऑफ परचेज में लेंगे। चाहे आपने 1 अप्रैल 2001 के दिन का जो भी मार्केट वैल्यू था, बाजार मूल्य था, चाहे आपने उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना है या नहीं माना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीद ली है तो फिर 1 अप्रैल 2001 का जो इंडेक्स है दैट इज़ 100, वही यहाँ पर ईयर ऑफ परचेज में काउंट होता है ना। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। एक कंडीशन और हो गई है इसमें, इफ़ asset is purchased before purchased और ट्रांसफर, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वो दोनों सेम चल रही हैं, सिमिलर, बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो फिर हमारा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाएगी बच्चों। जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एज पर रेगुलेशन, वही आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ 2001-2, है ना। यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर 100, ठीक है, ऑब्लिक करके लिख दो, क्योंकि 1-2 का तो 100 ही है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 100 का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ आ गई। अब बच्चों हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम्स लेंगे, जिससे कि आपको इसका फंडा एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, उसे इंडेक्स करते हैं और अपना टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।